ठीक है, कर दें शुरू। आप सभी लोगों का स्वागत। हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिमाचल तीव्र गति से अग्रसर है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है और ई टैक्सियां सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और अन्य संस्थाओं में लगाई जा रही है। प्रदेश में 10,000 परमिट देने की प्रक्रिया जारी है। टाटा टियागो गड्डी है जी, ਇਹ ਸਾਡੀ IPH ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਕਸ ਇਨਕਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਥ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੀ। और पर्यावरण मेन पर्यावरण शुद्ध रखने वास्ते डीजल पेट्रोल का जो पोल्यूशन होता है जी, उसदे वास्ते बहुत अच्छी पहल है जी। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 412 करोड़ रुपए की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किए गए हैं और 124 करोड़ रुपए की लागत से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस वित्त वर्ष में 500 और ई बसें खरीदी जाएंगी। पर्यटन विकास निगम के 65 सरकारी होटलों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। 44 निजी होटलों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश के 6 ग्रीन कॉरिडोर में सरकार PPP मोड पर 41 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। प्रदेश अक्षय ऊर्जा का सर्वोत्तम दोहन सुनिश्चित कर रहा है। 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना रिकॉर्ड समय में जनता को समर्पित की गई। जिला ऊना में 10 मेगावाट की अघलोर और 5 मेगावाट की भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं इस दिशा में प्रदेश के बढ़ते कदमों को प्रदर्शित कर रही हैं। सौर ऊर्जा मुहिम को जनजातीय क्षेत्रों तक ले जाते हुए 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 5% ब्याज उपदान की सुविधा दी जा रही है। पांगी घाटी के धनवास में लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाला 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र के लोगों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन और जिला सोलन के नालागढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट निर्मित किया जा रहा है। अभी भारत सरकार में अल्पसंख्यक विभाग एवं संसदीय मंत्री श्री किरण रिजिजू शिमला आए थे। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इमरजेंसी को लेकर पूरे देश में दुष्प्रचार कर रही है और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगी। हम तो उस समय स्कूलों में पढ़ते थे। पूरे देश में संपूर्ण क्रांति के नाम पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो छात्र हैं उन्हें भड़काया गया। उन्हें कहा गया कि आप शिक्षा संस्थान छोड़ो, आप सड़कों पे आओ। मजदूरों को आह्वान किया गया कि आप कारखानों में काम करना बंद कर दें। यहां तक कि जो अर्धसैनिक बल है उन्हें भी उकसाने का प्रयास हुआ। और उन परिस्थितियों में देश को इकट्ठा रखने के लिए जरूरी था कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो और देश में इमरजेंसी लगे। लेकिन जैसे ही हालात सामान्य हुए, देश में चुनावों की घोषणा हुई। अगर कांग्रेस पार्टी की या श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री देश की थी, उनकी मंशा होती तो देश में चुनाव नहीं होते। लेकिन चुनाव हुए
लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए, बैलेट पेपर पे चुनाव हुए, क्योंकि उस वक्त ईवीएम मशीनें होती नहीं थी, और जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई। क्योंकि एक माहौल देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बनाया गया, और परिणाम स्वरूप जनता पार्टी, जो विभिन्न दलों के घटक शामिल थे, मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी उस पार्टी का हिस्सा थी,